2005 से लेके आज तक तकरीबन 20 सालों में मैंने हर एक राज्यों में इसकी खेती देखी है। इस फसल को ठंड का जो मौसम होता है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। जमीन की जो नितार शक्ति वो ज़्यादा चाहिए। इसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा डाल दिया आपने, जड़ गलन वगैरह, सड़न वगैरह आने की संभावना ज़्यादा बढ़ता है। तो उसके बाद में निमेटोड का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आता है। उसका जो स्टेम तना होता है तो फूट बोलते हैं उसको, तो फूट रॉट का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आता है। पत्तों पे आने वाले लीफ स्पॉट, पाउडर मिल्ड्यू जैसे फफूंदी जनित रोगों की भी बात करें। अच्छी तरह से प्लांटिंग करना चाहते हो तो मार्च महीने में करो। अगर मार्च महीने में आपने प्लांटिंग कर दिया, सितंबर में ही सेटिंग आ जाएगी, तो 6 महीने बाद से लेके आपको तकरीबन 12 महीने तक उस पौधे के ऊपर 50 से 60 किलो माल देता है। उस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए आज से तैयारी करिए कि जब आप जमीन की तैयारी करते हैं तो इस जमीन की तैयारी में आपको क्या करना है। प्लांटिंग करने के विदिन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर आपको करना है। आपको ऐसा लगता है वृद्धि विकास ठीक से नहीं हो रहा है तो आप उसके ऊपर वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर का 1 से 2 छिड़काव करो। 15 दिन से लेके तकरीबन अगले 15 या 20 दिनों तक आपको तना भी बढ़ेगा, ऊपर भी बढ़ेगा। अगर ये प्रक्रिया नहीं हो रही है तो आप मानो कि कुछ करें। पपैया को जितना फर्टिलाइजर आप ज़्यादा दोगे वो ज़्यादा वृद्धि विकास करेगा। तो एक साथ में फ्लावरिंग चलेगी, फिर अचानक नीचे फल बैठना शुरू हो जाएंगे और फिर वो फल बैठ के बड़े होते जाएंगे, ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। तो इसको मैनेज करने के लिए मैंने जैसे बताया है वो डोज आपको डालना पड़ेगा। नमस्कार किशन भाइयों, हमारे पिछले कई सारे वीडियो आपने देखे होंगे और देखते रहे होंगे और अपने साथी किसान भाइयों को शेयर भी किया होगा और साथ ही साथ में बहुत सारी कमेंट्स भी आपने डाली होगी और डालते हैं। इस बार उसी कमेंट को साथ में लेके एक फल वर्गीय फसल को हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं और उस फसल का नाम है पपाया। पपाया जो कि अभी इस मौसम में बहुत सारे क्षेत्रों में बोई जाने वाली फसल है। ये फल वर्गीय में सबसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन और बहुत ही जल्दी उत्पादन देने वाला एक फसल है। और ये फसल जो है उसका बहुत बड़ा बेनिफिट, बहुत बड़ा फायदा ये है कि ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होता है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल का मतलब ये होता है कि अब हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेके नीचे के सभी राज्यों में ये बोई जाने वाली फसल है। इस फसल को रबी यानी कि विंटर यानी कि ठंड का जो मौसम होता है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए ये फसल बहुत अच्छी तरह से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ से लेके आप साउथ में आते हो तो महाराष्ट्र, उसके बाद में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका वगैरह सभी राज्यों में होने वाली फसल है। उसके लिए आपके पास हिंदुस्तान में यहाँ की और विदेशी, देसी और हाइब्रिड बहुत सारी किस्में उपलब्ध है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ही मैं आज आपसे करूँगा। यानी कि वैरायटी तो आपके पास बहुत सारी उपलब्ध है, एरिया भी बहुत बड़ा है, उत्तरी भारत को छोड़ के कहीं पे भी आप ये फसल लगा सकते हो। अभी हम इसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है पपाया की फसल में वो बात करेंगे। तो उसके लिए हम कुछ चरण की बात करते हैं। तो पहले चरण में हम बात करते हैं कि पपाया में जो मुख्य प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कि पपाया आपने बुवाई कर दिया तो उसके बाद में निमेटोड का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आता है। उसके बाद में जड़ गलन और उसके बाद में उसका जो स्टेम तना होता है, फूट रॉट, तो फूट बोलते हैं उसको, तो फूट रॉट का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आता है। फिर उसके आगे बढ़ते हैं तो उसमें थोड़े बहुत चूसक कीट आते हैं। चूसक कीट तो इतने मायने नहीं रखते लेकिन फिर भी थोड़े बहुत आते हैं और चूसक कीट ज़्यादा डायरेक्टली नुकसान न करते हुए वायरस को फैलाने का काम करते हैं। तो पपाया में मेजरली 3 तरह के वायरस आते हैं, तो उस वायरस की बात करनी है। और उसके बाद में पत्तों पे आने वाले लीफ स्पॉट, पाउडर मिल्ड्यू जैसे फफूंदी जनित रोगों की भी बात करनी है। तो ये सब कीट और रोग की बात हम चरणों के आधार पे करेंगे, किस
वृद्धि विकास की अवस्था में किस चरण में ये रोग आता है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। पहले से कोई उपाय कर सकते हैं या तो रोग आने के बाद में, लक्षण दिखने के बाद में कोई उपाय कर सकते हैं, तो ये नियंत्रण में आ सकता है क्या? ऐसे सब प्रश्नों के आधार पे हम आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। किसान भाइयों, मेरा ये पपाया के मामले में बहुत ही बड़ा अनुभव है। मैं थोड़ा बहुत ऐसा नहीं बोलता कि मैं गर्व करता हूँ या अभिमान करता हूँ, लेकिन 2005 से लेके आज तक तकरीबन 20 सालों में मैंने हर एक राज्यों में, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है, तेलंगाना, आंध्रा है और इवन तमिलनाडु में भी इसकी खेती देखी है। सभी फार्मर के जो प्रश्न है वो मैंने देखे हैं, कई प्रश्न मैंने सुलझाए हैं। तो हम शुरू करते हैं कि पपाया का पहला चरण कि जमीन की तैयारी, और ऐसी तैयारी क्यों करनी पड़ती है कि जिसकी वजह से आगे जाके आपको फायदा हो। तो पपाया की जमीन की तैयारी में बहुत ही सिंपल, हर फसल के लिए तैयारी करते वैसी करनी है, लेकिन पपाया एक ऐसी फसल है जिसमें आपको पपाया का पौधा लगाने के बाद तकरीबन 75 दिन में फ्लावरिंग आता है। 75 डेज में 75 दिन से लेके अगले 90 दिनों तक फ्रूट का मतलब फल का सेटिंग होता है। उसके बाद में आप तुड़ाई करते हो, मतलब 6 महीने पहले 75 से 80 दिन और बाद में 90 दिन, तो तकरीबन 6 महीने के बाद में आप तुड़ाई शुरू करते हो। 1-2 तुड़ाई हल्की-फुल्की आती है, बाद में बहुत ज़्यादा तुड़ाई आने लगती है और उसके बाद में आपका प्रोसेस कंटिन्यूअस होता है। यानी कि ऊपर फूल आता है, नीचे आप तुड़ाई करते हो। तो ऐसे 3 चरण हैं। पहला चरण बुझाई के बाद 75 दिन का, जहाँ पे सिर्फ वृद्धि विकास होता है। उसके बाद 75 दिन से लेके अगले 90 दिनों तक, मतलब तकरीबन साढ़े 5 महीने तक, बराबर? 2.5 महीने से साढ़े 5 महीने तक का फ्लावरिंग का पीरियड और फ्रूट सेटिंग का पीरियड। और उसके बाद में तीनों 3 अवस्थाएँ, मतलब वृद्धि विकास अवस्था, फ्लावरिंग की अवस्था, फ्रूट की अवस्था, तीनों 3 अवस्थाएँ साथ में चलती है। तो उसके आधार पे हम बात करेंगे, बराबर? तो पहले चरण में हम बात करेंगे वृद्धि विकास की, और वृद्धि विकास अच्छा हो, उसके बाद में फ्लावरिंग अच्छा आए, तो ज़मीन की तैयारी बहुत ठीक से करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये पपाया है। कई किसान भाई पपाया और केला एक सरीखा मानते हैं वृद्धि विकास में। दिखता भी ऐसा है कि 6 महीने तक वृद्धि विकास और उसके बाद में फ्रूटिंग, 1 साल की फसल, ऐसा मानते हैं। लेकिन पपाया एक अलग फसल है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, उसको नमी कम चाहिए। केले से नमी थोड़ी कम चाहिए, इसमें नमी ज़्यादा नहीं चाहिए। इसमें क्या चाहिए? नितार शक्ति, ज़मीन की जो नितार शक्ति है वो ज़्यादा चाहिए। इसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा डाल दिया आपने, केले की तरह, बराबर? तो इसमें जड़ गलन वगैरह, सड़न वगैरह आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए ज़मीन की तैयारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पपाया जो है वो, उसकी जो जड़ें फैलती है, उसकी जड़ें ऐसे शंकु आकार में फैलती है ज़मीन में। तो ऐसे शंकु आकार में फैलती रहे और पपाया का तना बहुत ही मजबूत हो, इसके लिए ज़मीन की तैयारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप समझो कि मैंने बताया कि पहला 75 दिन, बाद में फ्लावर सेटिंग और फ्रूट सेटिंग के 90 दिन और उसके बाद में तुड़ाई। जब आप 6 महीने के बाद का पपाया का पौधा देखते हो, तो आपको ऐसा पूरा पौधा ऐसे गुम्मट लगेगा और उसके अंदर ऐसे शंकु आकार में फ्रूट सेटिंग होगा। आप फल को अगर गिनते हो तो तकरीबन तकरीबन 100 से प्लस फल होते हैं। 100 से प्लस फल होना, उसका मतलब आप समझते हो, 500 ग्राम का एवरेज गिनो आप, छोटा फल है 250 ग्राम का, फिर 500 ग्राम का, फिर किलो का, 2 किलो का और तोड़ने लायक 3 किलो का। तो ये सब फल का एवरेज अगर गिनते हो तो 6 महीने बाद से लेके आपको तकरीबन 12 महीने तक उस पौधे के ऊपर तकरीबन 50 से 60 किलो माल रहता है। कुछ-कुछ आपको आप हार्वेस्ट करते हो, तोड़ते हो, कुछ-कुछ नए आते रहते हैं, बीच में साइज़ बढ़ती रहती है। तो ये सिचुएशन आपके लिए बहुत बढ़िया सिचुएशन है। उस सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए आज से तैयारी करनी है कि जब आप ज़मीन की तैयारी करते हो, तो इस ज़मीन की तैयारी में आपको क्या करना है? तो आपको एक तो बहुत ही गहरी जुताई करनी है, बहुत अच्छी तरह से। कोई भी, मतलब पानी कहीं पे भी रुकना नहीं चाहिए, खेत के कोई भी कोने में पानी रुकना नहीं चाहिए, ऐसी व्यवस्था करनी है।
उसके लिए आपको पहले गहरी जुताई करनी है। जो टिल्थ है, बरोड़ जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही माइन्यूट मतलब 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा ढेला नहीं होना चाहिए, उससे छोटे-छोटे ही होने चाहिए और शक्य है तो बेड पे बनाओ। अगर आपकी रेतीली मिट्टी है, तो भी हल्का-सा बेड बनाओ। मध्यम मिट्टी है तो आपको बेड बनाना ही पड़ेगा। बहुत ही काली मिट्टी है और आपको पता है कि मिट्टी काली होने के बावजूद भी आपको नितार शक्ति यानी कि इन्फिल्ट्रेशन रेट बहुत अच्छा है, तो ही आप उसमें पपाया लगाओ, वरना पपाया मत लगाओ काली ज़मीन में। क्योंकि पानी भरा तो पानी पपाया का दुश्मन है। तो पानी भरा मतलब मरना तय है, बराबर? जड़ गलन आने का तय है, आपने कैसी भी ट्रीटमेंट की हो। इसलिए पानी पपाया का दुश्मन है ऐसा समझ के ज़मीन की तैयारी करनी है। पानी भरना नहीं चाहिए, उसको कम पानी चलेगा लेकिन भरा हुआ नहीं चाहिए। कई किसान भाई पूछते हैं कि पपाया में मल्चिंग करे कि ना करे? तो मैंने पहले बोला कि पानी पपाया का दुश्मन है, मल्चिंग प्लास्टिक का किया, समर है, बराबर ज़ैद का मौसम है, छोटा-सा पौधा है, वृद्धि विकास में है, उसको अगर गर्मी लग गई तो मरने का चांसेस है। इसलिए आपकी ज़मीन मध्यम है या तो रेतीली है, तो आप मल्चिंग कर सकते हो पानी बचाने के लिए, लेकिन उसका होल थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, ट्रीटमेंट अच्छी करनी पड़ेगी, बराबर? तो मल्चिंग का भी हम इधर डिस्कस कर लिया है। अगर आपको मल्चिंग करना ही है पानी बचाने के लिए, तो लाइव मल्चिंग करो। लाइव मल्चिंग का मतलब ये होता है कि इसमें जो बायोलॉजिकल कचरा होता है, जैसे गेहूँ का भूसी होती है या तो ये पराली होती है पैडी की, धान की, तो वो वगैरह डाल सकते हो। शुगरकेन की ट्रेस होती है, वो डाल सकते हो। लेकिन आपको जैविक मल्चिंग ही करना है। केमिकल मतलब प्लास्टिक वाला जो मल्चिंग है, वो ना करें तो अच्छा है। ये मेरा अनुभव बोल रहा हूँ मैं। किसी को अनुभव है तो आप साझा कर सकते हो। लेकिन अभी ज़मीन जब आप तैयार कर रहे हो, तो आपको ज़मीन एक लेवल में तैयार करनी है, उसके बाद अच्छी तरह से बेड़ बनाना है। बेड़ लगभग 1.5 से 2 फीट ऊँचा होना चाहिए इस लेवल से। यानी कि यहाँ पे पपाया प्लांटिंग किया जाएगा, तो ये लेवल से ये लेवल 1.5 से 2 फीट ऐसे गोलाकार में आप तैयार कर सकते हो। 2 बेड़ के बीच में आपको डिस्टेंस रखना है कम से कम 6 फीट। कई किसान भाई 5 फीट में भी करते हैं, 5 फीट नहीं करना है, 6 फीट कम से कम करना है, 7 फीट रखोगे तो अच्छा रहेगा। 7 फीट आइडियल है, 6 फीट भी चलेगा और 2 पौधे के बीच में कम से कम 5 फीट का डिस्टेंस रखना है। पपाया का जो कैनोपी होता है, उसका जो गुम्मट होता है, बहुत बड़ा होता है, पत्ते बहुत बड़े-बड़े होते हैं, बराबर? तो आपको आइडियल प्रोडक्शन के लिए पपाया के तकरीबन 20 से 24 पत्ते होने चाहिए। तो 20 से 24 पत्ते जब हर दिशा में ऐसे लंबे होते हैं, 2 से ढाई फीट का पत्ता होता है, बराबर? उसका जो पपाया का स्टेम होता है, बराबर? पेटियोल जिसको बोलते हैं, वो 2 से ढाई फीट, 3 फीट तक जाता है। तो आपको कम से कम 2 के बीच में 5 फीट का अंतर रखना है। मतलब आइडियल डिस्टेंस है 7 बाई 5 या तो 6 बाई 5, 6 बाई 6 भी कर सकते हो, बराबर? तो ये आइडियल सिचुएशन है। इससे आपको क्या होगा कि 1 एकड़ के अंदर कट टू फेस आप गिनो तो तकरीबन 1200 से 1400 पौधे आएँगे। 1500 से ज़्यादा पौधे आपको नहीं चाहिए, नहीं करना है, बराबर? क्यों नहीं करना है? क्योंकि उसमें वायरस का रोग आ गया या तो कोई ज़मीन में फफूंदी का रोग आया, तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पपाया के अंदर जो पेस्ट है, मतलब जो सकिंग पेस्ट है, चूसक कीट है, उसको फैलने की जगह मिलेगी, गुम्मट रहेगा, कैनोपी बंद रहेगी। बंद कैनोपी के अंदर ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता बहुत ज़्यादा रहने से फफूंदी जनित रोग और चूसक कीट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। तो आपको मैंने जैसे पहले बताया कि बाद में प्रॉब्लम आएगा, उसका सॉल्यूशन अभी से स्टार्ट करना है। तो ज़मीन का आपने स्टार्ट किया, नितार शक्ति बढ़ाना है, इन्फिल्ट्रेशन रेट बढ़ाना है, उसके लिए आपने गहरी जुताई की, बेड़ बना दिए, मल्चिंग में सादा मल्चिंग किया, अभी डिस्टेंस भी मेंटेन कर लिया और अभी आप पौधा लगाते हो, तो आपको अभी पौधरोपण मतलब पौधशाला से तैयार पौधे भी आप ला सकते हो अलग-अलग वैरायटी के, बेटर रहेगा क्योंकि वो 45 दिन की प्रक्रिया है जो आपको नहीं करनी पड़ेगी। आप तैयार लेके आओ, मार्केट में ₹18 से लेके ₹25 तक के पौधे मिलते हैं। तो आपको जहाँ से विश्वास हो, भरोसा हो, आपकी नर्सरी मैन से आप लेके आ सकते हो। तो ये वैरायटी और पौधों की बात हो गई, अभी प्लांटिंग की बात आती है। अभी किसान भाइयों, प्लांटिंग पे मैं आ गया, बेड़ आपने बना दिया, उसके बीच की एक प्रोसेस है, बराबर? पपाया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है जो किसान भाइयों को अपनी नज़र से मतलब नेकेड आई से नहीं दिखता है।
लेकिन ये प्रॉब्लम है ना, पपैया का कैंसर जैसा है, धीरे 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 बढ़ता रहता है। खास करके बलुई मिट्टी में, रेतीली मिट्टी में, दोमट में, पीली मिट्टी में ज्यादा आता है। मीडियम टू हेवी ब्लैक सॉइल में कम आता है। हेवी ब्लैक सॉइल मतलब भारी काली जमीन में, तो कॉटन की जमीन है, कपास की जमीन है, उसमें तो पपैया मैं ना बोल रहा हूँ कि उसमें करना ही नहीं चाहिए, बराबर। तो जिस मिट्टी में नितार शक्ति ज्यादा है, उसमें ये निमेटोड का प्रॉब्लम ज्यादा आता है और दिखता नहीं, वो कैंसर की तरह है, धीरे 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 चलता रहता है, धीरे 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 बढ़ता रहता है। तो आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी से आपको शुरुआत करनी है। तो वो शुरुआत कैसे करनी है कि बिजाई मतलब जो पौधे पौधे का रोपण है उससे पहले और जब बेड बनाते हो उसके बीच में आपको जो 4-5 दिन का समय मिलता है, उस समय में आपको जिस बेड के ऊपर प्लांटिंग करना है, उस बेड के ऊपर 1 एकड़ में कम से कम 2 से 2.5 टन सड़ा गला अच्छा सा ऑर्गेनिक मैटर और उसमें कम से कम 2 किलो ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम जो आता है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लो। मेरा तो ऐसा भलामण है कि ट्राइकोडर्मा के साथ सूडोमोनास, ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास के साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के बैक्टीरिया भी आप साथ में जोड़ सकते हो। मतलब 2 से 2.5 टन अच्छा सड़ा गला हुआ गोबर का खाद उसमें ये सब मिला दो और मिलाने के बाद प्रति पौधा कम से कम 1.5 से 2 किलो दे दो आप, कि जहाँ पे आपको प्लांटिंग करना है। बड़ा सा खड्डा करके उसमें डाल दो और उसके ऊपर मिट्टी बिछा दो, फिर एक दिन पानी चला दो और दूसरे दिन पौध का रोपण करो, बराबर। इससे क्या होगा कि जमीन के अंदर जो निमेटोड है या तो खराब फफूंद है, उससे ये ट्राइकोडर्मा हर्जियानम और सूडोमोनास फाइटिंग करेंगे, उसको वहीं पे खत्म करने की कोशिश करेंगे, उसके साथ कंपटीशन करेंगे, बराबर। तो पौधे में ताकत आएगी, पौधे के अंदर रेजिस्टेंस पावर आएगा, पौधे के जड़ें ज्यादा फैलेगी ऑर्गेनिक मैटर के कारण और बैक्टीरिया के कारण, और उसको जमीन में जो पड़ा हुआ खाद है फॉस्फोरस और पोटास ज्यादा मिलेगा, हवा में से नाइट्रोजन सोखेगा, वो भी मिलेगा, तो वो ऐसा बढ़वार कर सकता है। आपको एक दूसरा भी ऑप्शन देता हूं मैं, अगर आपके पास ये इतना सारा फर्टिलाइजर अवेलेबल नहीं है, इसके लिए मैं और एक सस्ता और सहूलियत वाला उपाय बताता हूं कि आपके पास ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, गोबर नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको संचार लेना है। संचार के अंदर बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनिक मैटर है, पूरा का पूरा गोबर से बना हुआ है, 100% ऑर्गेनिक मैटर है, उसमें गौमूत्र भी है, बराबर, नमी भी बरकरार है और उसके अंदर सभी फायदा कारक बैक्टीरिया है। फायदा कारक मतलब जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक वगैरह के बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया भी है। तो आपको सिर्फ उसमें ट्राइकोडर्मा डाल के डालना है। तो आपके खेत में लगभग लगभग 1000 से 1500 पौधे हैं, तो एक पौधे के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम डालो और कम से कम 10 ग्राम डालो, बराबर। तो 10 से लेके 50 ग्राम डालना है। मेरा भलामण ऐसा है कि आप एवरेज कुछ ना करो तो भी 25 ग्राम डाल दो, तो 1 एकड़ में 25 किलो आपको डालना है। ये गोबर से सस्ता भी पड़ेगा, आसान भी पड़ेगा, बराबर। तो ये प्लांटिंग के समय पे डाल दो। तो प्लांटिंग के समय पे ट्राइकोडर्मा हर्जियानम के साथ में संचार मिला के भी डाल सकते हो। मैंने दोनों ऑप्शन दिए, आपको जो सही है आप कर सकते हो, लेकिन आपको दोनों में से एक ऑप्शन करना है। क्यों? क्योंकि पहले से इसमें जमीन जन्य जो निमेटोड है, बराबर, सूत्रकृमि जिसको बोलते हैं वो है, या तो कोई फफूंदी छोटी मोटी है, तो उसके सामने पौधे को रेजिस्टेंट पावर मिलेगा, उसके सामने लड़ने की शक्ति मिलेगी इस बैक्टीरिया के कारण, इस ऑर्गेनिक मैटर के कारण। तो यहाँ पे प्लांटिंग के ऊपर ये जो है बात हम खत्म करते हैं। अभी मानो कि प्लांटिंग हो गया, आपने प्लांटिंग कर दिया, कब करना है प्लांटिंग, बराबर, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पपाया की फसल जैसे मैंने बताया उसको ठंडी ऋतु यानी रब्बी सीजन पसंद नहीं है, लेकिन ये पपाया की फसल पहले 6 महीने में फल बैठ जाते हैं। तो आपको मार्च महीना बहुत ही आइडियल है। मार्च या अप्रैल में प्लांटिंग कर दो। आप लेट में लेट मानो कि आपने 5वीं मई तक प्लांटिंग कर दिया, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर में मतलब दिवाली के पास पास में आपके फ्रूट सेटिंग हो जाएगा। तो मई इज द लास्ट मंथ, मई का पहला पखवाड़ा लास्ट है, तो ठंडी आने से पहले मतलब एकदम कोल्ड वेव आने से पहले आपके फ्रूट सेटिंग हो जाएगा, बराबर। फ्रूट सेटिंग हो गया
बाद में वातावरण के कारण, ठंडी के कारण जो भी प्रॉब्लम आने होंगे वो आएँगे, लेकिन आपके पास कम से कम उस समय में 15 से 20 किलो फ्रूट रेडी होंगे प्रति पौधा। लेकिन आप उससे लेट जाते हो, जैसे जून में प्लांटिंग करते हो, तो फ्रूट सेटिंग आएगा, लेकिन हार्वेस्टिंग के मौसम में ठंडी शुरू हो जाएगी, नवंबर, दिसंबर शुरू हो जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा आएँगे। इसलिए आप अगर अच्छी तरह से प्लांटिंग करना चाहते हो, तो मार्च महीने में करो। अगर मार्च महीने में आपने प्लांटिंग कर दिया, आपने पौधा का वृद्धि विकास शुरू मार्च महीने में कर दिया, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में ही सेटिंग आ जाएगा। चूँकि ये फसल जो है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल है, तो उसको मानसून पसंद है, नमी थोड़ी पसंद है, गर्मी पसंद है, उसको ठंडी पसंद नहीं है। तो ऐसे कुदरती माहौल में वो पलेगा, बढ़ेगा। बाकी की सब ट्रीटमेंट मैं बताता हूँ, लेकिन कुदरती माहौल जो आप दे रहे हो, वो अच्छे से मिल जाएगा, तो आपका फ्रूट सेटिंग बहुत अच्छा आ जाएगा, बराबर? तो फ्रूट सेटिंग अच्छे से आ जाता है। बाद में आप तुड़ाई शुरू कर देते हो, बाद में कुछ प्रॉब्लम आते हैं, तो उसको एनकाउंटर हम कर सकते हैं, उसको हम मार सकते हैं। लेकिन माहौल ही अच्छा नहीं है, तो क्या करोगे? इसलिए आपको प्लांटिंग का जो टाइम है, वो मैं सजेस्ट करता हूँ मार्च महीना और अप्रैल महीना बहुत ही बढ़िया है। लास्ट टू लास्ट मई का पहला पखवाड़ा। तो ऐसे अगर प्लांटिंग करते हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन आने की संभावना आप पैदा कर देते हो, बराबर? प्लांटिंग करने के विदिन 24 आवर्स, याद रखना, विदिन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर आपको एक ड्रेंचिंग करना है। अगर आपने बैक्टीरिया नहीं डाला है, बराबर, या तो डाला भी है, आप टेंशन मत लो उसका, लेकिन आपको एक बहुत ही बढ़िया ड्रेंचिंग करना है। पौधा नर्सरी से आया है, आपने प्लांटिंग कर दिया, तो उसकी जड़ें अच्छी तरह से सेट होनी चाहिए, बराबर? तो इस समय पे ड्रेंचिंग कर सकते हो, तो बहुत ही बढ़िया मामला हो जाएगा। ड्रेंचिंग में आपको क्या करना है? तो ड्रेंचिंग के अंदर 200 लीटर के बैरल के अंदर आपको 2 किलो गुड़ डाल देना है, जैगरी, जिसकी वजह से बैक्टीरिया फले-फूले। उसके साथ में आपको एज़ोटोबैक्टर, फॉस्फेट कल्चर, ट्राइकोडर्मा वो डाल देना है, बराबर? और उसके साथ में ह्यूमिक एसिड, ह्यूमिक पावर NX डाल देना है, बराबर? इसकी वजह से पौधे के ऊपर 200-200 ml आप डाल दो। मतलब ये पौधे का प्लांटिंग किया है, उसको 4 उँगली दूर यहाँ पे गोलाई में आप ड्रेंचिंग कर सकते हो। ये ड्रेंचिंग बहुत ही बढ़िया रहेगा, इसकी वजह से फफूंदी वगैरह नहीं डेवलप होगा और अच्छी तरह से वृद्धि विकास कर पाएगा, बराबर? अगर आपको और एक सिस्टम बताता हूँ कि आपने मानो कि संचार नहीं डाला, कोई बात नहीं, बराबर? आपने ऑर्गेनिक मैटर नहीं डाला, कोई बात नहीं। आप प्लांटिंग करने से पहले उसमें माइक्रोराइज़ा डाल दो और फिर ट्राइकोडर्मा, एज़ोटोबैक्टर, फॉस्फेट कल्चर, पोटाश का कल्चर और सुडोमोनास, ऐसे 5 बैक्टीरिया का ड्रेंचिंग कर दो। ऐसा भी अच्छा रहेगा, क्योंकि माइक्रोराइज़ा ये बैक्टीरिया के साथ कॉम्पिटिशन नहीं करती। ऊपर से एक अच्छा-सा क्लाइमेट खड़ा होता है, वहाँ पे हर बैक्टीरिया, हर फंगस आपके जो रूट ज़ोन में, पपाया के या तो कोई भी फसल में रूट ज़ोन में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, जिससे राइज़ोस्फियर माइक्रोफ्लोरा जिसको बोलते हैं, वो बढ़ता है, बराबर? तो ये आप कर सकते हो, बराबर? तो अभी इससे आगे बढ़ते हैं कि आपने ये सब कर दिया और उसके बाद में आपको ऐसा लगता है कि इसमें वृद्धि विकास ठीक से नहीं हो रहा है, कि वृद्धि विकास के लिए कुछ रुकावट आ रही है, बराबर? तो आप उसके ऊपर वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का 1 से 2 छिड़काव करो। ये प्रक्रिया मैं पहले 15 दिन की बता रहा हूँ, कि पहले 15 दिन में आपको लग रहा है कि पीलापन है, कुछ वृद्धि विकास नहीं हो रहा है, तो आप वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र जैसे 19-19 जैसे ही डालो, बहुत बड़ा डालने की ज़रूरत नहीं है। उसमें कोई हॉर्मोन्स डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लगे तो आप सीवीड एक्सट्रैक्ट जैसे कि पावर जेल है, तो पावर जेल का ड्रेंचिंग कर सकते हो या तो स्प्रे कर सकते हो, बराबर? तो आप एक स्प्रे कर सकते हो या तो ड्रेंचिंग कर सकते हो। ज़रूरत नहीं है तो मत करो, ये करना ही है, वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन वृद्धि विकास नॉर्मल हो रहा है तो बहुत अच्छा है, तो होने दो। लेकिन 15 दिन के बाद जब जड़ें सेट हो जाएगी और तना ऐसे वृद्धि विकास ऊपर भी करेगा और फैलेगा भी, खुद तना मजबूत होगा। इस समय पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, 15 दिनों के बाद की बात कर रहा हूँ। ये 15 दिनों से लेके 1 डेढ़ महीने तक की प्रोसेस है। ये प्रोसेस में जो तना होता है वो ऐसे भी फैलता है, मजबूत होता है और ऊपर भी बढ़ता है, नए-नए पत्ते भी आते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि गर्मी है,
और पत्ते भी अच्छे हैं, हेल्दी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य प्रकाश से गर्मी यानी कि सूर्य प्रकाश खींच के खुराक बना के पौधा वृद्धि विकास करता है। उस समय पे आपको फास्फोरस देना बहुत ही अति आवश्यक है। इस समय पे आप 1261 का ड्रेंचिंग कर सकते हो, जिसके लिए आप 200 लीटर पानी में 5 किलो 1261 डाल के आपको तने से 4 उंगली दूर आपको ड्रेंचिंग करना है, जिससे जड़ें भी बढ़ेगी, तना भी बढ़ेगा। मतलब ऊपर भी वृद्धि विकास होगा और साइड में भी वृद्धि विकास होगा, जमीन में भी वृद्धि विकास होगा। तीन जगह पे आपको वृद्धि विकास करने की जरूरत है और आपको करना ही पड़ेगा इस समय पे, बराबर। अगर इस समय पे नहीं हुआ ना, तो जो स्टेम है वो बढ़ेगा नहीं। स्टेम का बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको 75 दिन में तो फ्रूट सेटिंग फ्लावरिंग शुरू हो जाएगा। तो ये पहला महीना है, 15 दिन से लेके तकरीबन अगले 15 या 20 दिनों तक आपको तना भी बढ़ेगा, ऊपर भी बढ़ेगा। अगर ये प्रक्रिया नहीं हो रही है तो आप मानो कि कुछ गलती है। आपने ये सब प्रोसेस करके रखी थी कि कोई डिसीज ना आए, कोई फफूंदी ना आए, कोई निमेटोड ना आए, बराबर। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी ज़मीन में कुछ प्रॉब्लम है, आता है हर बार, तो आप हमको कमेंट डाल के बता सकते हो, बराबर। तो हम प्रॉब्लम के आधार पे सॉल्यूशन देते हैं, क्योंकि ये जनरल स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं दे सकते, क्योंकि हर ज़मीन अलग है। कोई बलुई मिट्टी है, किसी का टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं पे कुछ वेराइटी अलग है, किसी का पानी की फैसिलिटी अलग है, बराबर। और इस माहौल में आपको मैं थोड़ा पानी का दे देता हूँ शेड्यूल कि ये समर का सीज़न है, आपने मार्च या अप्रैल में प्लांटिंग किया है, समर का सीज़न है, तो आपको पौधे को दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी जाना ज़रूरी है। अगर आपकी मिट्टी बलुई से दोमट है तो। अगर आपकी मिट्टी दोमट से लेके भारी काली है, जिसका भेद संग्रह यानी कि नमी ज़मीन में प्रमाण ज़्यादा रहता है, तो आपको कम से कम 2 से 2.5 लीटर देना है। उसके लिए आपके ड्रिप का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो आप समझ के आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक चला सकते हो। अगर मल्चिंग किया है तो, मल्चिंग नहीं किया है तो और 15-20 मिनट बढ़ा सकते हो, बराबर। तो ये सिंपल सा जनरल स्टेटमेंट मैंने दिया, फिर भी आपकी ज़मीन के आधार पर हम आपको जवाब दे सकते हैं। इस समय के दौरान आपको यूरिया बिल्कुल नहीं देना है। पपाया में यूरिया नहीं देना है, बराबर। ये मैं पिछले भी मिर्ची में वगैरह में बोल चुका हूँ वीडियो में, अभी भी बोलता हूँ। जिस फसल में वायरस ज़्यादा आता हो, उस फसल में यूरिया नहीं देना है। यूरिया जैसे ही दिया, पौधा एकदम क्या बोलता है, नाजुक अवस्था में चला जाता है और एकदम हरेपन में चला जाता है। हरापन जैसे ही आया, वैसे दुनिया भर के चूसक कीटक, सफेद मच्छर वगैरह आपके वहाँ आएंगे और वो वायरस लेके आएंगे। तो आपको यूरिया नहीं देना है। तो यूरिया नहीं देना है तो क्या देना है? तो पहले जैसे मैंने बताया कि आपने 1261 का ड्रेंचिंग कर दिया है, बराबर। अभी आपको ड्रेंचिंग नहीं करना है, क्योंकि अभी 1 महीने के बाद आप जैसे आपने ड्रिप लाइन इस लाइन में है, मतलब आपका जो बेड है ऐसे बना हुआ है, बराबर। 2 बेड के बीच में आपने 2 बेड के बीच में आपने 6 या 7 फीट का अंतर रखा है, लेकिन 2 पौधे के बीच में आपने कितना अंतर रखा? मैंने बोला था 5 फीट का, बराबर। तो ये पौधे से पौधे की दूरी जो है 5 फीट है, बराबर। अब तक मैंने ड्रेंचिंग बोला था, क्यों? क्योंकि पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट थी और बीच में जड़ें नहीं थी। अभी 1 महीने के बाद जड़ें फैल जाती है, इस तरफ और इस तरफ। मानो कि यहाँ पे पौधा है तो 2 ढाई फीट इधर जाती है, 2 ढाई फीट इधर जाती है। तो अभी आपको ड्रिप शेड्यूल शुरू करना है। तो अभी पहला ड्रिप शेड्यूल में देना है आपको पहले नंबर पे 05234। अगेन तने को बढ़ाना है इसलिए, लेकिन अभी आपको रेगुलर शेड्यूल चलाना है, पूरा हफ्ते का शेड्यूल। ये शेड्यूल आपको 30 दिन से लेके 75 दिन तक चलाना है, वैसा वाला शेड्यूल है। उसमें सोमवार को आपको देना है 05234 सिर्फ 5 किलो, बराबर, हफ्ते में 1 ही बार। फिर मंगलवार को नहीं देना है, बुधवार को आपको देना है 13045 प्लस कैल्शियम नाइट्रेट 5-5 किलो, बराबर। और फिर गुरुवार को नहीं देना है, शुक्रवार को देना है आपको 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 1 किलो एमोनियम सल्फेट और 250 से 500 मिली तक का माइक्रोन्यूट्रिएंट लिक्विड फर्टिलाइजर, या तो चिलेटेड 250 से 500 ग्राम का देना है आपको, बराबर। और अगर आपको ऐसा 1 हफ्ता 2 हफ्ता दे दिया, तो तीसरे हफ्ते से आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं देना है, बराबर। 1 या 2 ही हफ्ते देना है। अगर आपको जरूरत लगे तो वापस आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट लिक्विड दे सकते हो, बराबर। तो ये फर्टिलाइजर का शेड्यूल आपको चलाना है। ये सिचुएशन में आप ये चलाते चलाते आगे बढ़े, बराबर। मतलब आपने
मैंने 15 दिन के बाद बोला था 12-61 अकेला चलाना है, 30 दिन के बाद ये शेड्यूल चालू करना है। ये शेड्यूल चलेगा आपका 30 दिन से लेके 75 दिन तक। अगर ये 6 हफ्ते के शेड्यूल में आपको कोई डेफिशिएंसी नज़र आती है, उसके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो या तो हमें बता सकते हो, बराबर? लेकिन अभी फ्लावरिंग आने वाला है, उसके लिए पूर्व तैयारी रूप आपको यहाँ पे एक ऑर्गेनिक स्लरी बना के देना है। पपाया ऑर्गेनिक मैटर को प्यार करता है एक्चुअली, बराबर? जमीन में ऑर्गेनिक मैटर है तो पपाया को बहुत पसंद आता है। लेकिन जब भी याद रखो पपाया में ऑर्गेनिक मैटर दो तो याद रखना जमीन में पड़ी राइजोक्टोनिया, जमीन में पड़ी स्क्लेरोसियम, जमीन में पड़ी पिथियम, जमीन में पड़ी फाइटोप्थोरा, ये 4 उसकी दुश्मन है पपाया की। और ऑर्गेनिक मैटर में वो पलती बढ़ती है, बराबर? तो आपने दिया था तो अच्छे के लिए, लेकिन कहीं बुरा ना हो जाए, इसलिए फिर से मैं उस स्लरी का माप बताता हूँ कि आपको 200 लीटर पानी के अंदर ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास और एक जिंक का कल्चर, कम से कम ये 3 डालो। 200 ग्राम गुड़ डाल दो, बराबर? और उसके साथ 200 ग्राम चने का आटा डाल दो। 200 ग्राम ही मैंने बोला है, बराबर? 200-200 डालना है, वो बैक्टीरिया डाल दो। और उसके साथ में थोड़ा-सा गाय का गोबर डाल दो, थोड़ा-सा ये गौमूत्र डाल दो। ये डाल के पूरा का पूरा आप 4-5 दिन पूरा का पूरा लिक्विड होने तक रखो और वो स्लरी का ड्रेंचिंग करो, ड्रिप में मत दो, ड्रेंचिंग करो, बराबर? ड्रेंचिंग करने से ज़्यादा फायदा होगा, बराबर? तो ये करने इस समय पे ये करने से जड़ें और भी मजबूत रहेगी, जड़ें और भी न्यूट्रिशन उठाएगी और उसमें आपने कोई भी मतलब गलत नहीं किया है, लेकिन बेनिफिशियल किया है। जैसे ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास वगैरह डाल दिया है, जड़ गलन वगैरह आने की संभावना बहुत ही कम है और थोड़े बहुत निमेटोड है, वो भी नियंत्रण में हो जाएंगे, बराबर? अगर ये नहीं कर सकते तो आपको संचार अगेन 75 दिन के आसपास में डालना है, बराबर? संचार डालोगे तो भी चलेगा। माइकोराइज़ा पहले डाल दिया था तो अभी डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी नहीं डालोगे तो चलेगा, लेकिन ये ट्रीटमेंट करना है। और इस समय पे अभी फर्टिलाइज़र का बहुत बड़ा डोज़ डालना है, बराबर? क्योंकि अभी वृद्धि विकास तो धीरे-धीरे आपने जो ऑर्गेनिक डाला था या माइकोराइज़ा डाला था साथ में और फिर थोड़ा बहुत वाटर सॉल्युबल चलाया है, उससे हो जाएगा। लेकिन अभी फ्लावरिंग के बाद आपको एक बड़ा फर्टिलाइज़र का डोज़ डालना पड़ेगा। वो डोज़ ऐसा है, आप नोट करना हो तो कर लीजिए। वो डोज़ ऐसा है कि आपको 1 एकड़ में कम से कम 2 डीएपी, बराबर? 2 डीएपी की बैग, 2 पोटाश की बैग, बराबर? अभी इस समय पे डालनी है। 1 अमोनियम सल्फेट, बराबर? 1 माइक्रोन्यूटन 10 किलो जितना और 1 मैग्नीशियम सल्फेट 25 किलो का, बराबर? इस समय पे डालना है। तो कितना हुआ? 2 डीएपी मतलब 100 किलो, 2 पोटाश मतलब 100 मतलब 200 किलो, 1 अमोनियम सल्फेट 50 किलो मतलब 250 किलो, 1 मैग्नीशियम सल्फेट 25 किलो मतलब 275 किलो, प्लस 10 किलो माइक्रोन्यूटन मतलब 285 किलो और उसके साथ नीम की खली, बराबर? आपके वहाँ नीम की खली मिलती है तो 3 बैग नीम की खली डालो, 40 या 50 किलो की बैग आएगी। या तो आपके वहाँ अरंडी की खली मिलती है, वो डालो। आपके वहाँ वो दोनों नहीं मिलती है, आप उत्तरी भारत में हो, राजस्थान में हो, आपको सरसों की खली मिलती है, सरसों की खली डालो, बराबर? तो आप 3 बैग कम से कम उसके साथ मिला सकते हो, मतलब 285 किलो प्लस ये 150 किलो, बराबर? यानी 300 प्लस 150 450 किलो। आप समझना 450 किलो मटेरियल होता है, कम से कम 400 किलो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 450 किलो होगा। इतना डालना है इस समय पे। क्योंकि अभी मैंने पहले बताया था कि एक साथ में आपका 20 से लेके 30 किलो माल बिठाने का समय आ गया है। तो अभी ये फर्टिलाइज़र डालना पड़ेगा, बराबर? इसका खर्चा आप गिन लेना, लेकिन मैंने क्वांटिटी आपको बता दी, इतना आपको डालना पड़ेगा। इसकी वजह से क्या होगा, आपको बारी-बारी वाटर सॉल्युबल नहीं डालना पड़ेगा बाद में, ज़रूरत के हिसाब से डालते रहना, बराबर? तो ये डोज़ डालना है कैसे अभी? 450 किलो आपके पास पौधे हमने कितने गिने थे? लगभग 1200 किलो। अभी गिनती के लिए ऐसा रखते हैं कि 1200 पौधे हैं आपके पास और 400 किलो मटेरियल डालना है, बराबर? तो 1200 पौधे में 400 किलो डालना है, मतलब एक पौधे में तकरीबन 300 किलो है, 300 ग्राम आएगा, बराबर? 3 चौक 12, बराबर?
तो 300 से 350 ग्राम आएगा और 300 से 350 ग्राम का 2 हिस्सा करते हैं, बेड के इस तरफ और बेड के इस तरफ, बराबर, दोनों ओर, या तो बेड के इस तरफ मतलब दो पौधे के बीच में, ये इस तरफ यहाँ पौधा है आगे और पीछे, तो तकरीबन 150 से 175 ग्राम इस तरफ, 150 से 175 ग्राम इस तरफ, इस तरह से डालना है और खड्डा खोद के डालना है और उसको बंद भी करना है। इसके बाद मैं खड्डा खोदने की भलावण नहीं करूंगा, लेकिन ये फर्स्ट डोज है बहुत बड़ा। अभी आपको लगेगा कि सभी फसलों में फर्स्ट डोज बेड प्रिपरेशन में डलवाते हैं, इसमें अभी क्यों? तो उसका एक कारण है, पपैया को जितना फर्टिलाइजर आप ज्यादा दोगे वो ज्यादा वृद्धि विकास करेगा, और ज्यादा वृद्धि विकास कर गया बराबर, तो फैलेगा नहीं, तो तना मजबूत नहीं होगा। धीरे धीरे वृद्धि विकास, मैंने वाटर सोल्यूबल का जो डोज बताया, बहुत धीरे धीरे करके आपको उसको भूखा नहीं मानना है, उसको खाना देना है, लेकिन उसका वृद्धि विकास में तना मजबूत बनाना है। समझ रहे हैं ना आप? 20 से 30 किलो वजन उस पर लटकाना है, तो उसके लिए तना बहुत मजबूत चाहिए। तो वो मजबूत तने के लिए आपको धीरे धीरे रफ्ता फर्टिलाइजर दे के आपको ये स्टेज पे ले आना है, फ्लावरिंग के स्टेज। फ्लावरिंग स्टेज पे बहुत ज़्यादा देना है, क्योंकि अभी फ्लावरिंग स्टार्ट होगी और फ्लावरिंग के 30 दिन के अंदर फ्रूट सेट हो जाएगा। पहला फ्लावर दिखा, वो लगभग 25 दिन के अंदर फल बन जाएगा, बराबर। इसका तो फूल भी बहुत बड़ा होता है, नींबू जितना बड़ा होता है, बराबर। और फल, पहला फल लगेगा वो भी आपको लगभग छोटे आम जितना लगेगा, बराबर, जो कि 2 से 3 किलो का हो सकता है, 5 किलो का हो सकता है, बराबर। तो एक साथ में फ्लावरिंग चलेगी, फिर अचानक नीचे फल बैठना शुरू हो जाएंगे और फिर वो फल बैठ के बड़े होते जाएंगे, ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। तो इसको मैनेज करने के लिए मैंने जैसे बताया है वो डोज आपको डालना पड़ेगा, बराबर। तो यहाँ पे हमारा पहला चरण हम समाप्त करते हैं कि हमने प्लांटिंग, वृद्धि विकास और यहाँ पे फ्लावरिंग के ऊपर जाना है। तो 75 दिन का जो भी प्रॉब्लम होते हैं, जो भी सॉल्यूशन है, और 75 दिन के बाद में आने वाले प्रॉब्लम है, उसको चलते हुए प्लांटिंग डिस्टेंस, बेड प्रिपरेशन, मल्चिंग और उसमें बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट, वो सब मैंने बताया। अभी 75 दिन के बाद पूरा का पूरा पपैया का रुख बदल जाता है, उसमें प्रॉब्लम अलग तरह के आते हैं, उसमें सीजन बदल जाती है। तो उस हिसाब से हम दूसरे चरण में अभी प्रवेश करते हैं, उसकी बात दूसरे चरण में करेंगे। आशा करता हूं कि ये जो मेरा अनुभव है वो मैंने आपके साथ साझा किया है, वो आपको पसंद आएगा। पसंद आने के बाद आपके ऊपर लाभदायी होगा, ऐसा मैं दिल से चाहता हूँ। किसान भाइयों, इसमें बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी या बड़ी सी मिस हो जाने का संभावना बहुत है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि राजस्थान से लेके ये पपीते की फसल, पपैया की फसल दक्षिण भारत में श्रीलंका की बॉर्डर तक होती है, रामेश्वरम तक होती है। तो कहीं ना कहीं ज़मीन अलग होती है, क्लाइमेट, वातावरण, जलवायु अलग अलग होती है, पानी की सहूलियत अलग अलग होती है, फर्टिलाइज़र की वेराइटी की अवेलेबिलिटी अलग अलग होती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे मैं मिस कर गया हूँ, या तो कम बोला है, या तो आपके वहाँ जो प्रॉब्लम है वो अलग तरह की प्रॉब्लम है, तो आप ज़रूर से कमेंट डालें। अगर आज भी आपने एग्रोस्टार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा माहिती, इंफॉर्मेशन वाले वीडियो आप तक पहले पहुँचते रहे। और कमेंट करना ना भूलें। आपको अच्छा लगा है तो भी कमेंट कीजिए, मैं कुछ भूल गया हूँ तो भी कमेंट कीजिए, आपको कुछ ज़्यादा ज़रूरत है तो भी कमेंट कीजिए, लेकिन कमेंट करना ना भूलें। तो मैं आशा करता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ सभी किसान भाइयों को कि अब तक आपने हमारा वीडियो देखा, हमको बहुत साथ सहकार दिया। थैंक यू वेरी मच। और लास्ट में एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो के कंटिन्यूएशन में हम आगे वीडियो लाएंगे, और उस वीडियो में फ्लावरिंग स्टार्ट से लेके फ्रूटिंग सेटिंग तक क्या होता है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट लाने हैं, कैसे फल बड़े करने हैं, कैसे क्वालिटी फल की बढ़ानी है, 100 फल बैठे आपके, और सभी फल का वजन 2 किलो के ऊपर कैसे ले जाना है, वो सभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन दूसरे पार्ट में। थैंक यू वेरी मच, खूब खूब धन्यवाद।